गुड मॉर्निंग 10th क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। देखिए बेटा, पिछली लाइव क्लासेज में पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे पादपों में परिवहन। तो पादपों में परिवहन को आपने दो प्रकार से पढ़ा, एक जल और खनिज लवण का परिवहन और दूसरा भोजन तथा दूसरे पदार्थों का परिवहन या स्थानांतरण। ठीक है, उसको आपने क्लियरली समझ लिया होगा। फ्री में एक बार आपको उसकी झलक दिखाता हूं कि बेटा आपने किस प्रकार उसको पढ़ा होगा। यानी आपका टॉपिक था पादपों में परिवहन। ठीक है, जैसे मनुष्य में यानी हमारे शरीर में परिवहन होता है, रक्त परिसंचरण होता है। परिवहन का मतलब होता है चारों तरफ घूमना। इसी प्रकार पादपों में भी पदार्थों का स्थानांतरण होता है। पादपों के लिए आवश्यक पदार्थों का स्थानांतरण, उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन, ये सब परिवहन के माध्यम से होते हैं। तो पादपों में जो परिवहन है वो आपने बेटा दो प्रकार से पढ़ा। सबसे पहला पढ़ा आपने जल का परिवहन। ठीक है, अब जल का परिवहन है वो किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। ये मोस्ट आंसर है, महत्वपूर्ण उत्तर ये है कि जल का परिवहन जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। जाइलम एक प्रकार का संवहन ऊतक है और जाइलम के अंदर भी वाहिका और वाहिनिका जो पाई जाती है उनके द्वारा जो जल है वो जड़ों से अवशोषित होकर पत्तियों तक पहुंचता है। और जल के साथ खनिज लवण का भी अवशोषण होता है जल के द्वारा, और वो जल के साथ ये भी पत्तियों तक पहुंचते हैं। ठीक है, दूसरा जो परिवहन है वो भोजन व अन्य पदार्थों का परिवहन। ठीक है, भोजन में अन्य पदार्थों का परिवहन। देखिए, पादप में जल का परिवहन, खनिज लवणों का परिवहन होने के बाद यानी ये काम तो किससे हुआ? जाइलम ऊतक से। ठीक है, जड़ों के द्वारा जल अवशोषित हुआ, जल के साथ खनिज लवण का अवशोषण हुआ और वो पहुंच गए पत्तियों तक। ठीक है, अब पत्तियों में देखिए बेटा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जब पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये पत्ती है और यहां से सूर्य का प्रकाश आता है, तो ये तो क्या है? प्रकाश ऊर्जा। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा क्या? पत्तियों में जो पर्णहरित है, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, उसकी क्षमता होती है कि वो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। इसके अलावा भोजन बनाने के लिए इसको क्या चाहिए? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाने के बाद यहाँ भोजन बन जाता है पत्तियों में, और पत्तियों से लेकर क्या है कि जड़ों तक इस भोज्य पदार्थ का ऊर्जा का परिवहन होता है, और इसका परिवहन होता है फ्लोएम के माध्यम से। फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थ व यानी भोजन व अन्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। पत्तियों में बनने वाले विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ या ATP ऊर्जा का जो स्थानांतरण है वो फ्लोएम के माध्यम से होता है। तो ये बेटा इतना ही आपको इसमें याद रखना है, ज़्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं है। तो पादपों में परिवहन पिछला टॉपिक कंप्लीट हो गया था। अब मैं आज का टॉपिक लेता हूँ, एक नया टॉपिक। आज हम बात करेंगे बेटा उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब क्या है? यानी जीवों के शरीर में उपापचय क्रिया के द्वारा जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं, उन हानिकारक पदार्थों का शरीर से निष्कासन करना आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं उत्सर्जन। जीवों के शरीर में उपापचय क्रिया के बाद बनने वाले हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। चाहे वो पसीने का उत्सर्जन हो, चाहे मूत्र का उत्सर्जन हो,
CO2 का उत्सर्जन हो, मल का उत्सर्जन हो, तो विभिन्न प्रकार के जो हमारे शरीर से बाहर जो पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, वो प्रक्रिया सब उत्सर्जन के अंदर आती है। तो सटीक परिभाषा, सटीक बिल्कुल, तो क्या लिखेंगे आप कि वह प्रक्रिया, जैव प्रक्रिया है, वह जैव प्रक्रिया जिसके द्वारा मानव शरीर में बनने वाले हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित किए जाते हैं, इस जैव प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है। अब यदि हम उत्सर्जन के आधार पर यानी जीवों की बात करें, तो जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ है वो 3 प्रकार के हैं। जो उपापचय क्रिया के बाद नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ बनती है वो 3 प्रकार के हैं। अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया। ये 3 पदार्थ है नाइट्रोजन युक्त, और इनका जो उत्सर्जन है वो शरीर से बाहर होता है। अब देखो अमोनिया, अमोनिया जल में घुलनशील एक नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ है, जल में घुलनशील है और नाइट्रोजन अपशिष्ट है, विषैला है। ऐसे पदार्थों का उत्सर्जन यानी मनुष्य अपने शरीर से नहीं कर सकता। हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ जो निष्कासित होता है वो यूरिया है, जिसे हम मूत्र कहते हैं। ठीक है। लेकिन यदि अमोनिया बन गया, तो अमोनिया यदि हमारी बॉडी में बन जाता है तो अमोनिया को ऑर्निथिन चक्र के द्वारा लीवर के अंदर यूरिया में ही कन्वर्ट करना पड़ता है, और फिर जाकर वो यूरिया के द्वारा ही उत्सर्जित होता है। लेकिन आप देखिए जो जलीय जीव हैं, जल में रहने वाले जलीय जीवों में नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है अमोनिया, और इस अमोनिया का उत्सर्जन जलीय जीव यानी मछली वगैरह जो हैं वो सब अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। वो जल में रहते हैं, जल में विलेय है अमोनिया, और जल से ही वो यानी अपशिष्ट पदार्थ निष्कासन कर लेते हैं। ठीक है। यूरिक अम्ल, जितने भी पक्षी हैं, सरीसृप हैं, रेंगने वाले जो जीव हैं, पक्षी और सरीसृप, पक्षी और सरीसृप, ये यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, यानी ये अमोनिया और यूरिया उत्सर्जन नहीं करते। आपने कभी पक्षी को टॉयलेट करते नहीं देखा होगा। पक्षी जो बीट करता है उसमें सफेद पदार्थ भी निष्कासित होता है, वो सफेद पदार्थ है यूरिक अम्ल। कभी आप किसी को देख लेना, चाहे वो चिड़िया हो, कौवा हो, कबूतर हो, ये कभी टॉयलेट नहीं करते, यानी जब इनका मल त्याग होता है, मल त्याग के साथ ही सफेद रंग का पदार्थ उसी के साथ अवशोषित निष्कासित होता है, जिसे हम कहते हैं यूरिक अम्ल। तो यूरिक अम्ल जो उत्सर्जित करते हैं वो है पक्षी और सरीसृप। सरीसृप में आप छिपकली, सर्प आदि की बात करते हैं। यूरिया, इसमें सभी स्तनधारी जीव हैं। स्तनधारी बोले तो मैमेलिया, मैमल्स। अब स्तनधारी में चूहा, छछूंदर से लेकर हाथी, व्हेल, मनुष्य तक के जीव आते हैं। चूहा से लेकर, छछूंदर से लेकर हाथी, व्हेल तक के जीव इसमें आते हैं। ये सभी नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ यानी मूत्र का त्याग करते हैं, यूरिया का त्याग करते हैं। ठीक है। तो ये बात है किसकी, उत्सर्जित पदार्थों की। इसकी परिभाषा हो गई। और जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है वो 3 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अमोनिया, नंबर 2 यूरिक अम्ल, नंबर 3 यूरिया। अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया। अब इसके आधार पर इनके नाम अलग हो जाते हैं। जो अमोनिया को उत्सर्जन करते हैं वो एमिनोटैलिक या अमोनिया उत्सर्जित जीव कहलाते हैं। जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं वो यूरिकोटैलिक कहलाते हैं, और जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वो यूरियोटैलिक कहलाते हैं। तो इस प्रकार इनको 3 भागों में डिवाइड करके इनका अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब आपसे मैं बात करता हूं मानव में उत्सर्जन। मानव में उत्सर्जन, परिभाषा सबने नोट कर ली होगी बेटा।
परिभाषा आपको मैं इसमें भी बता देता हूं, देखो छोटी सी परिभाषा है। वह जैव प्रक्रम जिसमें इन हानिकारक उपापचयी वज्र पदार्थ, वज्र मतलब अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। विभिन्न जंतु इसके लिए विभिन्न युक्तियां करते हैं। बहुत से एक कोश के जीव इन अपशिष्ट पदार्थ को शरीर की सतह से जल में विशरित कर देते हैं, जैसा हम अन्य प्रक्रम में देख चुके हैं। और जटिल बहुकोश के जीव इस कार्य को पूरा करने के लिए विशिष्ट अंगों का उपयोग करते हैं, जैसे हम फेफड़ों से CO2 को उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। वृक्क के द्वारा रक्त का निस्संदन होता है, यूरिया बनता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, तो ये तो बात हुई किसकी, उत्सर्जन की। अब हम पढ़ेंगे मानव में उत्सर्जन, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। देखिए देखिए बेटा, ये मानव उत्सर्जन तंत्र है। मानव उत्सर्जन तंत्र, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। मानव वृक्क में, मानव उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी वृक्क होते हैं, एक दायां वृक्क और दूसरा बायां वृक्क। एक दायां वृक्क, दूसरा बायां वृक्क, ठीक है। ये देखो, ये जो है ब्लू, ये महाशिरा है, और ये जो रेड है ये महाधमनी है, ठीक है। तो इन महाशिरा और महाधमनी के द्वारा, यानी इन किडनी के अंदर, वृक्क के अंदर रुधिर जाता है। अब किडनी के अंदर देखो रुधिर नलिकाओं का जाल होता है, जिसे कहते हैं वृक्काणु या नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है, रुधिर का फिल्ट्रेशन होता है। रुधिर का फिल्ट्रेशन होगा, यानी जो रुधिर में विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ है, चाहे वो ग्लूकोज है, खनिज लवण है, कार्बोहाइड्रेट के पार्ट हैं, वसा है, तो ये सब क्या है कि किडनी के अंदर फिल्टर होते हैं, वो भी कहाँ, बोमन संपुट के अंदर। आगे मैं वृक्काणु पढ़ाऊंगा, उसमें और ज्यादा डिटेल करूंगा। अभी यहां पर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र है, इसके 4 प्रमुख भाग हैं। कितने प्रमुख भाग, कितने, 4। यानी हम कहेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन 4 प्रमुख भागों में बांट कर करते हैं। पहला भाग है वो है वृक्क, और वृक्क का मतलब, वृक्क कहते हैं किडनी को, और वृक्क को गुर्दा भी कहते हैं। वृक्क को क्या कहेंगे, गुर्दा। किडनी इंग्लिश वर्ड है, वृक्क हिंदी शब्द है। पहला भाग है वो है वृक्क, और वृक्क को कहते हैं किडनी। दूसरा पार्ट है, उसे कहते हैं मूत्रवाहिनी। इसे कहते हैं यूरेटर। तीसरा भाग है वो है मूत्राशय, जिसे कहते हैं यूरिनरी ब्लडर। और नंबर 4 मूत्रमार्ग, जिसे कहते हैं यूरेथ्रा। ये 4 पार्ट हैं। देखिए, मानव उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन हम 4 भागों में बांट के करते हैं। नंबर 1 वृक्क, नंबर 2 मूत्रवाहिनी, नंबर 3 मूत्राशय और नंबर 4 मूत्रमार्ग। अब चित्र में देखिएगा बेटा एक एक करके। सबसे पहले वृक्क की बात करें, ये दायां वृक्क है, ये बायां वृक्क है, ठीक है। ये दाएं भाग में स्थित, ये बाएं भाग में स्थित। अब इन दोनों ही वृक्कों में देखो महाशिरा और महाधमनी गुजर रही है, क्योंकि एक के द्वारा रक्त आता है अशुद्ध, जिसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, और वो पदार्थ क्षनित हो जाने के बाद वापस शुद्ध होकर रुधिर नलिकाओं में चल जाते हैं। अब आगे देखो आप, ये जो वृक्क है, इस वृक्क के अंदर ये जो खांच है, ये वाली, ये खांच है, इस खांच को कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं, हाइलम। और इस हाइलम से
महाशिरा देखो प्रवेश कर निकल रही है, इसमें महाधमनी गुजर रही है और इसी से देखो ये मूत्रवाहिनी बाहर आ रही है। ये देखो, तो वृक्क में, प्रत्येक वृक्क की खांच में एक छिद्र होता है, खांच है, और इस खांच में जहां से मूत्रवाहिनी निकल रही है, रुधिर वाहिनियां प्रवेश करती है, इस भाग को कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं? हाइलम। और इस वृक्क के अंदर असंख्य कुंडलित पतली पतली नलिकाओं का जाल होता है, जिसे कहते हैं वृक्काणु या नेफ्रॉन। ठीक है, अब अंदर की आंतरिक संरचना वो ज्यादा डिटेल है, उसको हम आगे अध्ययन करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो पहला भाग हो गया वृक्क, एक दायां वृक्क, दूसरा बायां वृक्क। और जो वृक्क है ये सैम के बीज के आकार के होते हैं। सुन लीजिए ध्यान से, मानव में एक जोड़ी वृक्क होते हैं और ये वृक्क हमारी जो पृष्ठ सतह है, पीठ, इस पीठ के दोनों ओर देखो, किडनी कहां है? पीठ की ओर। आगे किडनी नहीं है, आप फेरते रहो कि किडनी यहां है, सब जगह अंग सेट है। यदि आप कभी एब्डोमिनल पार्ट देखेंगे, सामने वाला जो भाग देखेंगे, तो इधर आपको किडनी नहीं दिखेगी डायग्राम में। किडनी कहां है? पृष्ठ सतह पर, पीठ की तरफ, यानी कशेरुक दंड के दोनों ओर वृक्क स्थित है। ठीक है, एक दायां और दूसरा बायां। कशेरुक दंड के दोनों तरफ दायां और बायां ने दोनों वृक्क स्थित है। अब इन वृक्क में जो खांच है, उस खांच को कहते हैं हाइलम। इस हाइलम से मूत्रवाहिनी, रुधिर नलिकाएं गुजरती है। ठीक है, दूसरा पार्ट आ रहा हूं मैं, मूत्रवाहिनी। मानव श्वसन तंत्र में यदि मूत्रवाहिनी की बात करूं तो एक जोड़ी मूत्रवाहिनी है, एक दाएं वृक्क से निकलती है और एक बाएं वृक्क से निकलती है। मूत्रवाहिनी एक नलिकाकार संरचना है जिसका काम है कि वृक्क में जो क्षनित पदार्थ है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जो छन चुका है, उस पदार्थ को वृक्क से मूत्राशय में लाने का कार्य मूत्रवाहिनी के द्वारा किया जाता है और इसे कहते हैं यूरिनरी ब्लड, यूरेटर। ठीक है, तो केवल मूत्रवाहिनी का काम है कि यह केवल जो वृक्क के अंदर नाइट्रोजन बेस्ड मटेरियल यानी जो क्षमता है यूरिया, उस यूरिया को वृक्क से मूत्राशय तक लाने का कार्य करती है। देन नंबर थर्ड पॉइंट, मूत्राशय। मूत्राशय एक मांसल पेशीय थैलीनुमा संरचना है। मांसल पेशीय थैलीनुमा संरचना है और इस यानी मानव के मूत्राशय में लगभग 600 ml 700 ml जो मूत्र है वो इकट्ठा हो सकता है। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना, जब भी हमें थोड़ा प्रेशर लगे, हमें टॉयलेट जाना है, तो रोकना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी जो दाब है वो अंदर की जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं उन पर लगती है। इसलिए जैसे ही टॉयलेट कंप्लीट हो, हमारा मस्तिष्क संकेत दे हमें टॉयलेट करना होता है, तो करना होता है, करना चाहिए। ठीक है, तो मूत्राशय एक थैलीनुमा संरचना है। जो मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्र आता है वो संग्रहित होता रहता है, वो इकट्ठा होता रहता है। देन मूत्र मार्ग। जो मूत्र मार्ग है, मूत्राशय मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है और यहां तक की संरचना हम देखें नर और मादा में तो एक जैसी संरचना है। ये चारों पार्ट देखें नर और मादा तो कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, वृक्क से लेकर मूत्र मार्ग तक। तो ऐसे ही आपको भी अध्ययन करना है। इनको 4 भागों में आपको बांटना है, वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, और 4 भागों में बांट करके इनकी एक एक की आपको स्टडी करनी है। और जो मैं जितना बता रहा हूं इतना ही आपको करना है। चित्र आपको दिख रहा है आपके सामने, चित्र बिल्कुल कठिन नहीं है, इसको आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, देखिए ये देखो। ठीक है, मानव श्वसन तंत्र। मानव के श्वसन तंत्र में, अब जो मान लो लिख नहीं पा रहे वो वैसे भी एक बार में रिपीट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि मानव के श्वसन तंत्र में एक जोड़ी वृक्क है, एक मूत्रवाहिनी है, एक मूत्राशय है, एक मूत्रमार्ग है। वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी मतलब कशेरुकदंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में आता है
और यहां तब तक एकत्र रहता है जब तक मूत्रमार्ग से निकल नहीं जाता। बिल्कुल शॉर्ट में लाइन दे रखी है, लेकिन आपको थोड़ा डिटेल लिखना होगा, इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, इस बात को तो छठी क्लास का बच्चा भी जानता है। ठीक है, कि किडनी के अंदर जो है रक्त का छन्ना हुआ और वहां से मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में, मूत्राशय से मूत्रमार्ग में और मूत्राशय से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। ये नॉर्मल बात है। क्वेश्चन ये बनता है कि मूत्र तैयार किस प्रकार होता है, ये है मेन क्वेश्चन। तो देखिए बेटा, मूत्र किस प्रकार तैयार होता है। मूत्र बनने का प्रमुख जो उद्देश्य है वो है रुधिर में से अपशिष्ट पदार्थों को छानकर बाहर निकालना। प्रमुख उद्देश्य जो है वो क्या है, मूत्र निर्माण, रुधिर का छानना। ठीक है, 1 मिनट में इस डायग्राम को आपको बता देता हूं किस प्रकार इस डायग्राम को आप बना सकते हैं हाथ के द्वारा भी। तो देख लीजिए बेटा, फिर मैं वृक्काणु की बात करूंगा। तो इसके जो प्रमुख भाग है वो कितने हैं, 4। पहला भाग वृक्क मतलब किडनी, दूसरा मूत्रवाहिनी मतलब यूरेटर, तीसरा मूत्राशय मतलब यूरिनरी ब्लडर, और मूत्रमार्ग मतलब यूरेथ्रा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा डायग्राम होता है इसका। देखिए बेटा, सबसे पहले जैसे आपने यहां ये महाशिरा और ये महाधमनी। ठीक है, देखिए बेटा, यहां हम देखें तो यहां बेटा ऐसे खांच होती है इसके अंदर इस तरह की, और इन खांचों में देखें तो इस तरह इसमें पिरामिड्स जैसी स्ट्रक्चर होती है। क्योंकि किडनी की हम इंटरनल स्पेस देखेंगे तो यहां इंटर इसको मेडुलर, इनर मेडुला एंड आउटर कॉर्टेक्स होता है। ये आउटर पार्ट कॉर्टेक्स है, इनर भाग मेडुला है। ठीक है, सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर इसमें होती है यहां पर। देखिए, अब ये जो आउटर पार्ट है, ये आउटर पार्ट होता है कॉर्टेक्स, इनर पार्ट होता है वो होता है मेडुला। ठीक है, ये वाला जो किडनी है इसे कहेंगे हम राइट किडनी। ठीक, अब ये जो खांच होती है ना, ये गड्ढा वाला जो खांच है, ये इस खांच को कहते हैं हाइलम। 1 मिनट, हिंदी की वीडियो चल रही है ना बेटा, तो इसे कहेंगे हम दायां वृक्क, इसे कहेंगे हाइलम। ठीक है, इसे कहोगे आप महाशिरा, इसे कहेंगे महाधमनी, इसे कहेंगे बायां वृक्क। अब देखो यहां से जो है मूत्रवाहिनी निकलती है,
ये देखो, ये स्ट्रक्चर बनानी है आपको, बस बड़ा सिंपल तरीके से। इसको अब नाम दे दीजिएगा, ये है मूत्रवाहिनी, ये है मूत्राशय और ये है मूत्र मार्ग। ठीक है, तो देखिए बेटा, आपके सामने आपके जो डायग्राम है वो आपके सामने है। ये महाशिरा है, देखो, और ये क्या है, महाशिरा, ये महाधमनी है, देखिए महाशिरा जिसमें अशुद्ध रुधिर होता है, अशुद्ध रुधिर जिसमें विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ मिले हैं वो यहाँ पर छन्ने के लिए आता है वृक्क के अंदर, और वृक्क में उसका एक तरह से फिल्टर होता है। अब ये फिल्टर कैसे होगा, अगला जो वीडियो में आपको बताऊंगा नेफ्रॉन वाला, उस नेफ्रॉन में आपको मैं बताऊंगा कि रुधिर किस प्रकार छनता है और मूत्र का निर्माण होता है। यहाँ आपको इस वीडियो में पढ़ना है कि मानव उष्ण तंत्र की संरचना क्या है, मानव उष्ण तंत्र की परिभाषा क्या है, इसके कितने भाग हैं, और उन भागों के बारे में आपको स्टडी करनी है कि वृक्क जो एक जोड़ी है, मूत्रवाहिनी एक जोड़ी है, मूत्राशय एक है और मूत्रमार्ग भी एक है। तो इनकी संरचना का अध्ययन करना है, और इसकी जो क्रिया विधि है, नेफ्रॉन की संरचना है, मूत्र का निर्माण कैसे होता है, वो आपको मैं अगले वीडियो में शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा बेटा मानव उष्ण तंत्र, और यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है। आपको मैंने दोनों डायग्राम बता दिए, बुक डायग्राम भी कंप्लीट किया और आपको हाथ से भी बना के समझा दिया। दोनों डायग्राम का आप स्टडी करें, उसको ढंग से उसको देखें आप, और उसको पढ़ने का प्रयास करें। और मैं कहता हूं एक बार में आपको यानी 20 मिनट के अंदर पूरा डायग्राम चित्र बनाकर आपको याद हो जाएगा। और यदि नहीं हो तो आप कमेंट्स करके मुझे बताना। बिल्कुल सिंपल तरीके से चारों पार्ट बताए हैं, और आप बुक की भी हेल्प ले सकते हैं। बाकी आप वीडियो को 3 बार देखें, आपको निश्चित है कि एक बार में याद हो जाएगा। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के हिसाब से भी और आगे क्वेश्चनों के हिसाब से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको बार बार आप 2-3 बार कम से कम पढ़ें, आप रिपीट करें, या आपका क्वेश्चन आज ही क्लियर हो जाएगा। तो अगले वीडियो में आपको मैं नेफ्रॉन की संरचना, मूत्र निर्माण कैसे होता है, अगले वीडियो में शेयर करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।